चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, इसरो ने स्पेसएक्स उपग्रह को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। इससे पहले इसरो ने जनवरी 2025 में STX-01 यानी चेंजर और STX-02 टारगेट नामक दो उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बन गया। स्पेसएक्स मिशन के विषय में जानते हैं तो इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में दो छोटे उपग्रहों चेंजर और टारगेट की डॉकिंग, स्वतः संचालित तरीके से दूसरे उपग्रह के पास आना एवं उससे सटीकता के साथ जुड़ जाना तथा अनडॉकिंग क्षमताओं को विकसित करना और प्रदर्शित करना। इन उपग्रहों को PSLV C60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा इसरो के अन्य केंद्रों VSSC, LPSC, SAC, IISU और LEOS के सहयोग से डिजाइन एवं निर्मित किया गया। URSC वर्ष 1976 में स्थापित इसरो का प्रमुख केंद्र है। यह संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और वैज्ञानिक परीक्षण संबंधी छोटे उपग्रहों को डिजाइन, विकसित, असेंबल एवं एकीकृत करने का कार्य करता है। स्पेसएक्स में तकनीकी नवाचार पर एक नजर डालते हैं तो डॉकिंग मैकेनिज्म, इसमें अंतरिक्ष यान के बीच सुचारू कनेक्शन के लिए कम से कम झटकों के साथ एंड्रोजेंस डॉकिंग प्रणाली शामिल है। इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, तो यह उपग्रहों के बीच वास्तविक समय में डेटा हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। GNSS आधारित सापेक्ष कक्षा निर्धारण, यह डॉकिंग के दौरान सटीक नेविगेशन और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। पावर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो यह डॉक किए गए उपग्रहों के बीच पावर या ऊर्जा के ट्रांसफर को संभव बनाती है। ऑटोनोमस रेडिजर्व्स और डॉकिंग एल्गोरिथम, तो इसका उपयोग कक्षा में उपग्रहों के मध्य सटीक सापेक्ष अवस्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। डॉकिंग के बाद किए जाने वाले कार्य, तो डॉकिंग और अनडॉकिंग के बाद उपग्रह स्वतंत्र पेलोड के रूप में अपने निम्नलिखित कार्यों को जारी रखेंगे, जैसे हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग, पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए इमेज को कैप्चर करना, मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड, तो प्राकृतिक संसाधनों और वनस्पति की निगरानी करना, और रेडिएशन मॉनिटरिंग, तो भविष्य के मानवयुक्त मिशनों के लिए अंतरिक्ष संबंधी विकिरण का अध्ययन करना। देखते हैं स्पेसएक्स मिशन का महत्व, तो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को सक्षम बनाना। यह डीप स्पेस मिशन जैसे चंद्रमा से सैंपल को धरती पर लाना और अंतर्ग्रही अन्वेषण में सहायक होगा। मानवयुक्त चंद्र मिशनों का समर्थन, तो यह तकनीक भविष्य में गगनयान और अन्य मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत जरूरी होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का विकास, तो इससे भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में मदद मिलेगी और अंतरिक्ष में उपग्रहों की मरम्मत और रोबोटिक्स को आगे बढ़ाना। यह उपग्रहों की मरम्मत हेतु रोबोटिक्स और पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन करता है। ठीक है, बात की हमने स्पेसएक्स की। बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों 2025-26 पर अपनी चौथी रिपोर्ट पेश की। तो इस रिपोर्ट में जल क्षेत्र में सरकार के प्रमुख पहलों और उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही इन पहलों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो निधि का बेहतर ढंग से उपयोग न करना, 2024-25 के लिए आवंटित बजट का केवल 60% ही 3 तिमाहियों के अंत तक उपयोग किया गया था। जल क्षेत्र में मौजूद चुनौतियां, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी, गुणवत्ता में गिरावट, भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन तथा जल के उपयोग से संबंधित सुविधाओं की तुलनात्मक रूप से कम दक्षता। सिफारिश, तो इन चुनौतियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन करना चाहिए और उसका बेहतर तरीके से कार्यान्वयन करना चाहिए। नमामि गंगे मिशन 2, तो नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जिलों के सांसदों, विधायकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। बांध सुरक्षा पर राज्य समितियों और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों में कर्मचारियों की कमी के कारण बांध सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है। सिफारिश, तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के तहत निकायों संगठनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन, तो राष्ट्रीय जल मिशन से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कोई समर्पित वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, तो आवंटित निधि का कम उपयोग FMBAP के कार्यान्वयन में बाधा डालता है। इसके अलावा सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दे कई बार बाढ़ का कारण बनते हैं। सिफारिश, जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को एक स्वतंत्र पहल के रूप में सीमा पार बाढ़ प्रबंधन का कार्यान्वयन करना चाहिए। बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल्स में 73% भारतीय रोगियों पर CAR-T थेरेपी कारगर रही।
तो ये परिणाम इस थेरेपी के चरण 1 और चरण 2 ट्रायल से सामने आए हैं। इन ट्रायल्स में शोधकर्ताओं द्वारा इस थेरेपी के उपयोग के संबंध में सुरक्षा से जुड़े पहलू और प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो कम लागत। इस उपचार की लागत वैश्विक स्तर पर उपलब्ध समान उपचारों की तुलना में 1/20 है। साइड इफेक्ट्स एवं जोखिम तो अध्ययन में सबसे आम दुष्प्रभावों साइड इफेक्ट्स में 61% रोगियों में एनीमिया का होना, 65% में प्लेटलेट्स की कम संख्या, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कम संख्या होना आदि शामिल है। कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के विषय में जानते हैं तो प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से टी कोशिकाओं को शक्तिशाली कैंसर विरोधी कोशिकाओं में परिवर्तित कर देती है, जिन्हें कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कोशिकाएं कहा जाता है। टी कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। इनका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक होता है, अर्थात अन्य कोशिकाओं को नष्ट करना। यह उपचार विशिष्ट प्रकार के रक्त कैंसर के लिए सृजित किया गया है। यह उन रोगियों को दिया जाता है जिनका कैंसर या तो फिर से उभर आया है या जिन पर प्रथम उपचार का कोई असर नहीं हुआ। इसके लाभ देखते हैं तो कम समय में इलाज, कीमोथेरेपी या स्टेल सेल प्रत्यारोपण के विपरीत यह तेजी से ठीक होने में मदद करती हैं। निरंतर लाभ देने वाली एक लिविंग ड्रग तो CAR-T सेल्स शरीर में बनी रहती हैं तथा कैंसर के दोबारा उभरने के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इससे संबंधित चुनौतियां देखते हैं तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, इसके चलते प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अत्यधिक सक्रियता में तेज बुखार, अंगों की विफलता आदि हो सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी तो इससे भ्रम और दौरे से लेकर सेरेब्रल एडेमा व कोमा तक हो सकता है। एंटीजन एस्केप ट्यूमर CAR-T सेल्स द्वारा लक्षित एंटीजन को परिवर्तित करके प्रतिरोध विकसित करते हैं, जिससे इलाज का असर कम हो सकता है। ये देख सकते हैं इसमें CAR-T सेल थेरेपी, रोगी का रक्त के जरिए टी कोशिकाएं प्राप्त करना, फिर लैब में CAR-T कोशिकाएं तैयार करना, उसके बाद कई लाख CAR-T कोशिकाओं का विकास, CAR-T कोशिकाओं को रोगी में इन्फ्यूज करना और फिर CAR-T कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं से चिपककर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, ये बात की हमने CAR-T सेल थेरेपी की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों स्मारकों को शामिल किया गया। तो किसी स्थल स्मारक को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले उससे संबंधित देश की संभावित सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य होता है। भारत के लिए संभावित सूची में शामिल 6 स्थल और स्मारक कौन से हैं? तो पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है। इसका नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया और ये चूना पत्थर की गुफाओं और तीरथगढ़ जलप्रपातों के साथ कास्ट स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। मुदुमल महापाषाण मेनिहर तो महापाषाण खगोलीय वेधशाला तेलंगाना में कृष्ण नदी के तट के निकट स्थित है। मेनिहर मानव निर्मित लंबवत रूप में स्थित पत्थर है जो शीर्ष की ओर हल्का शंक्वाकार होता जाता है। यह लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराने हैं। मौर्य मार्गों में आने वाले अशोक के अभिलेख स्थल तो इनमें वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ अभिलेख तथा अन्य अभिलेख और गुहा अभिलेख शामिल हैं। इन्हें मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण कराया गया था। फिर है 64 योगिनी मंदिर, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में स्थित है। इनमें 64 योगिनियों की प्रतिमाएं हैं और ये तांत्रिक पूजा अर्चना से संबंधित है। खजुराहो, बड़ुआ और रेखिया में बने मंदिर आयताकार हैं, शेष सभी मंदिर गोलाकार हैं। उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, तो इनमें नागर और द्रविड़ स्थापत्य शैली तथा बौद्ध और हिंदू स्थापत्य शैलियों के तत्व का मिश्रण है। मंदिरों की योजना मौलिक रूप से वर्गाकार है। इनमें परिक्रमा पथ के साथ सपाट छत तथा शिखर कम ऊंचाई के होते हैं। इनका निर्माण धूप में सुखाई गई ईंटों, टेराकोटा और बलुआ पत्थर से किया गया है। बुंदेलों के महल किले, तो इनमें गढ़कुंडार किला, राजा महल, जहांगीर महल, दतिया महल, झांसी का किला और धुबेला महल सहित 6 किले शामिल हैं। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। ठीक है, बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है भारत ने अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहले अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की। तो अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद की गई। यह कदम 29 महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों को खोजने एवं पूर्वेक्षण में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए उठाया गया है। यह नीलामी 13 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक्स पर केंद्रित होगी। इनमें दुर्लभ भूतत्व, जस्ता, तांबा और हीरे जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। नीलामी का उद्देश्य खनिज अन्वेषण में तेजी लाना, निवेश आकर्षित करना, आयात कम करना और स्वच्छ ऊर्जा एवं उद्योग का समर्थन करना है। महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में देखते हैं
तो किसी खनिज को महत्वपूर्ण या क्रिटिकल तब माना जाता है जब आपूर्ति की कमी का जोखिम और अर्थव्यवस्था पर उसका संबंधित प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इनमें धात्विक तथा अधात्विक दोनों तरह के तत्व शामिल हैं। गौरतलब है कि इन तत्वों के किसी भी देश की आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। खान और खनिज अधिनियम 1957 के जरिए केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे एवं समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपयोग देखते हैं तो स्वच्छ प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु आदि में कोबाल्ट का उपयोग। सूचना और संचार जैसे सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और एलईडी में गैलियम का उपयोग। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सुपर एलॉय, कैटलिस्ट, प्रीकर्स आदि में हैफनियम का उपयोग। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन से जुड़ी चिंताएं तो यदि खनन को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह जल संसाधनों को गंभीर रूप से प्रदूषित और समाप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों की 16% खदानी भंडार और जिले अत्यधिक जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थित है। उच्च अन्वेषण लागत और सीमित निवेश। भू राजनीतिक चुनौतियां जैसे चिली और पेरू में खनन उद्योग को क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं? तो एमएमआरडी संशोधन अधिनियम 2023, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख इंस्टॉलेशन पूरे करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो मुफ्त बिजली योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत शुरू की गई। इसे 2024 में शुरू किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप और सौर ऊर्जा पहल है। यह पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन ला रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने 6.13 लाख अभ्यर्थियों को 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की। चंडीगढ़ तथा दमन और दीव ने अपने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इसके बाद केरल और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य है घरों पर रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करना, 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। अवधि इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाएगा। पात्रता तो केवल आवासीय उपभोक्ता या आवासीय कल्याण समितियां। आवासीय परिवारों को 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक अतिरिक्त क्षमता के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट से अधिक क्षमता के लिए 78,000 रुपये की कुल सब्सिडी मिलती है। RWAS को सामान्य सुविधाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है। वित्त पोषण तो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। आदर्श और ग्राम का निर्माण तो पीएम घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में एक गांव को आदर्श और ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु गांव को 5,000 प्लस जनसंख्या वाला राजस्व गांव होना चाहिए। इसके प्रभाव देखते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार 2027 तक आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के इंस्टॉलेशन के माध्यम से 30 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। सरकारी बचत, सरकार को बिजली की लागत पर सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। पर्यावरणीय लाभ तो प्रत्येक सौर ऊर्जा संयंत्र 100 वर्ष लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करता है। रोजगार तो 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। ठीक है, देखते हैं अन्य सुर्खियां, जिसमें पहली न्यूज है केसर। तो शिलांग यानी मेघालय में उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र के परिसर की आधारशिला रखी गई। इससे पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा मिलेगा। NECTAR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसके विषय में देखते हैं। एक प्रकार का मसाला है जो क्रोकस सैटाइवस पौधे के बैंगनी फूलों के प्रतिकाग्र से प्राप्त होता है। इसे लाल सोना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रोकेटिन की मात्रा के कारण इसके वर्तिकाग्र का रंग सामान्यतः नारंगी लाल होता है। खेती तो इसकी खेती मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, GI टैग वाला केसर, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में की जाती है। मिशन केसर पहल ने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती का विस्तार किया है। फिर नेक्स्ट है सुपर सॉलिड। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को सुपर सॉलिड में परिवर्तित किया है। अब तक सुपर सॉलिड केवल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स में देखी गई थी। BEC पदार्थ की एक अवस्था है। ये तब निर्मित होती है जब बोसान नाम के कणों को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है। इससे वे समान क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं।
सुपर सॉलिड के विषय में देखते हैं तो यह पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है। इसमें पदार्थ ठोस की तरह दिखाई देता है और बिना घर्षण के प्रवाह का गुण भी दर्शाता है। सुपर सॉलिड्स को क्वांटम यांत्रिकी द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसके अनुसार इस अवस्था में पदार्थ के कण एक व्यवस्थित क्रिस्टलीय ठोस में संघनित होते हैं, लेकिन तरल की तरह बिना क्षयांता के प्रवाहित भी होते हैं। क्षयांता किसी पदार्थ के आंतरिक घर्षण को संदर्भित करती है, जो यह नियंत्रित करता है कि कितनी सहजता उसका बहाव होता है। सुपर सॉलिड्स को बनने के लिए बेहद कम तापमान, आमतौर पर परम शून्य के बहुत करीब तापमान की आवश्यकता होती है। उपयोग है क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपरकंडक्टर्स, घर्षण रहित स्नेहक आदि। ये बात की सुपर सॉलिड की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है हूती विद्रोही। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अचानक हवाई हमले किए। हूती एक सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह है। इसे पहले अंसार अल्लाह के नाम से जाना जाता था। ये शिया इस्लाम की एक शाखा जैद इस्लाम का पालन करते हैं। ये ईरान प्रेरित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जो इसराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन है। इसमें हमास और हिजबुल्ला भी शामिल है। 2014 के अंत में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। तब हूती विद्रोही ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। फिर नेक्स्ट है पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में तामुली दोबा भील का सूखना चिंता का कारण बनकर उभरा है। अवस्थिति और भूप्रदृश्य इसका, तो यह असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। इसमें राजा मायोंग रिजर्व फॉरेस्ट और पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट भी शामिल है। गेंडों का सर्वाधिक घनत्व, तो विश्व में विशाल एक सींग वाले गेंडे का सर्वाधिक घनत्व यही है। वनस्पति और जीव, तो पोबितोरा की घास के मैदानों में विशाल एक सींग वाला गेंडा, वन्य जल भैंसे, मॉनिटर लिजार्ड, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। इसे 1987 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है बोंगो सागर 2025। तो भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 और समन्वित गश्त अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किए गए थे। बोंगो सागर अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर ने भाग लिया था। बोंगो सागर का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य द्विपक्षीय अभ्यास कौन से हैं? तो यह वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें आतंकवाद रोधी अभियान, आपदा प्रतिक्रिया और सैन्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्बीमा। तो वैल्यू एथिक्स री भारत में पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के लिए IRDAI भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी पाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारत में कार्यरत एकमात्र पुनर्बीमा कंपनी है। इसके विषय में देखते हैं तो एक जोखिम प्रबंधन पद्धति है। इसमें बीमा कंपनियां स्वयं को बड़े वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए अपने जोखिम का हिस्सा किसी अन्य बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर देती है। विनियामक, तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। कानून, तो इसे बीमा अधिनियम 1938 और IRDAI पुनर्बीमा विनियम 2018 के तहत प्रबंधित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है PM युवा 3.0। तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों के मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की। इसका उद्देश्य है पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। चयन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया, तो अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 50 लेखकों का चयन किया जाएगा। कार्यान्वयन भारत का नेशनल बुक ट्रस्ट कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सुनियोजित मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगा। महत्व यह सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूती प्रदान करेगा। नेक्स्ट है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान हाल ही में बढ़ती हिंसा का केंद्र बन चुका है। यह होमुर जलदमरुग मध्य के मुहाने पर स्थित है। साथ ही इसकी सीमा ईरान पश्चिम में, अफगानिस्तान उत्तर में और अरब सागर दक्षिण में लगती है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए काफी महत्वपूर्ण डीप सी वाटर पोर्ट ग्वादर इसी क्षेत्र में स्थित है। प्राकृतिक संसाधन, तो यह प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने से समृद्ध है। सांस्कृतिक विरासत, मेहरगढ़ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात बस्तियों में से एक। मकरान तट के पेट्रोग्लिफ्स यानी पत्थर पर उकेरे कर बनाई गई आकृतियां आदि। ये बात की बलूचिस्तान की। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है सीरिया, राजधानी दमिश्क। तो सीरिया में संघर्ष के दौरान अलावी अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ। यह पश्चिम एशिया में अवस्थित है, सीमावर्ती देश है। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में इजराइल एवं लेबनान स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय, तो इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है। भौगोलिक विशेषताएं, प्रमुख भौतिक क्षेत्र सीरियाई मरुस्थल, यूफ्रेटस नदी घाटी और एंटी लेबनान पर्वत। प्रमुख नदियां यूफ्रेटस, ओरोंटेस, टिग्रिस। उच्चतम बिंदु माउंट हर्मन। संघर्षरत प्रमुख शहर है अलेप्पो, होम्स, इदलिब,
गोलन हाइट्स आदि। ठीक है, तो ये बात की हमने सीरिया की। हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।